रूस और यूक्रेन के युद्ध रोकने के लिए एक 20 पॉइंट का प्लान बताया गया है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में, जैसा कि आपको विदित है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की फ्लोरिडा में मार-लागो में इस समय मिल रहे हैं और मिल चुके हैं, बल्कि उनकी बातचीत हो चुकी है। कुछ इनिशियल इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। कुछ रिएक्शंस फ्रॉम रशिया ऑलरेडी आ चुके हैं। जो पीस प्लान है वो किस बारे में है? पीस पॉइंट्स का पीस प्लान है, जिसको कहने के लिए यूक्रेन और यूएसए ने मिलकर तैयार किया है, मतलब उनकी फॉरेन सर्विसेज टीम ने बैठ के तैयार किया है, लेकिन इसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो युद्ध हो रहा है इसको रोकने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? देखिए तुरंत आंसर तो मैं यही दे सकता हूं आपको कि फौरन साहब रशिया है या यूक्रेन है, बिकॉज ये दो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम सवाल को ठीक से सारंगर्भित करें तो इसमें यूं समझिए कि प्याज की तरह परत बहुत है, बहुत सी परतें हैं, एक के बाद एक तमाम परतें हैं। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं एयर कमोडोर आशुतोष लाल। लाल सर भारतीय वायुसेना में थे, एक हेलीकॉप्टर पायलट थे और उन्होंने 3 साल यूक्रेन में बिताए, जहां भारतीय वायुसेना ने उन्हें एज एयर अटैचे भेजा था। इसलिए आज हम सर से फिर से बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। आशुतोष सर, नमस्ते। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हाल ही में गए थे अमेरिका और वहाँ वो मिले डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन इस बार उनकी मीटिंग व्हाइट हाउस में नहीं हुई, लेकिन फ्लोरिडा में हुई। और इस मीटिंग में उनकी जो चर्चा हुई वो हुई एक 20 पॉइंट पीस प्लान के बारे में, यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध रोकने के लिए एक 20 पॉइंट का प्लान बताया गया है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर के श्रोताओं को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। रोहन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक अगेन ऑन दिस शो सो क्विकली। एक्चुअली वी हैड टू कम एंड मीट अप ऑन दिस बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है इस समय, जैसे हम बात कर रहे हैं इसी दौरान इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने बात की, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की फ्लोरिडा में मार-लागो में इस समय मिल रहे हैं और मिल चुके हैं, बल्कि उनकी बातचीत हो चुकी है। कुछ इनिशियल इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। कुछ रिएक्शंस फ्रॉम रशिया ऑलरेडी आ चुके हैं। और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे इस बारे में फिर से बात करूं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, श्रोताओं के लिए जिनकी दिलचस्पी इस खास तौर से इस कॉन्फ्लिक्ट में रही है और एट लार्ज ऑन द जियोपॉलिटिक्स पर से ग्रेट पावर कंपटीशन जो चल ही रहा है तब से रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए मुझे लगा कि ये जो एक 20 पॉइंट था, पीस प्लान था, और इसका प्रोग्रेस हुआ, इसमें क्या-क्या हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा एक अच्छा मौका था जिसके ऊपर हम बात कर सकें और तमाम इसके पहलू हैं जिनको हम आपके सामने ला सकें, आपके श्रोताओं के सामने ला सकें। रोहन, मुझे लगा कि हम अगर शोकेस कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसको एनालाइज कर सकते हैं और इसको डिकोड कर सकते हैं, तो जियोपॉलिटिक्स के बड़े लेसन्स आपके सामने एक-एक करके अपने आप आते जाएँगे और ये बड़ा अपने आप में वो है। सो एक बार फिर से धन्यवाद और मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, तो आपने तो काफ़ी मोटा-मोटा बता दिया कि क्यों गए, क्या हुआ और क्या चल रहा है, लेकिन अभी भी हम वो पीस प्लान में पूरी तरह घुसे नहीं हैं। तो क्या आप थोड़ा और विस्तार में जाके समझा सकते हैं कि वो जो पीस प्लान है वो किस बारे में है? Very topical point, of course, Rohan. This is the start point of this discussion. What is, after all, this peace plan which has been proposed? ज़्यादातर लोगों को इस बारे में शायद पता ना हो। पता है भी तो तरह-तरह के मीडियाज़ से जो खबर आ रही है, उसमें अलग-अलग तरह से लोग अपना-अपना डिपेंडिंग अपॉन किस साइड का मीडिया है, वो उसको उस हिसाब से पेश कर रहा है। सो इसलिए ज़रूरी जानना ये है कि पहले हम इससे बात करें कि ये आखिर पीस प्लान है क्या? देखिए, ये 20 पॉइंट्स का पीस प्लान है,
जिसको कहने के लिए यूक्रेन और यूएसए ने मिलकर तैयार किया है, मतलब उनकी फॉरेन सर्विसेज टीम ने बैठ के तैयार किया है। लेकिन इसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। और यूरोप यूक्रेन के अर्दब में है, अगर मैं शतरंज की भाषा में बोलूं। आपको पता है ना कैसे एक मोहरा यूक्रेन बादशाह की अर्दब में जब आ जाता है तो फिर उसको वहां से हिलने नहीं दिया जाता। तो उस तरह से कि यूक्रेन, यूएसए और यूरोप, जाहिर है यूएसए और यूरोप इस साथ पे तो पहले ही से साथ में है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि ये जो 20 पॉइंट हैं इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, देखिए इसमें 3-4 बड़े अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा मुद्दा तो टेरिटरी का है। आपको पता ही है रशिया ने कह रखा है कि नहीं, ईस्ट यूरोप, डॉनबास, लुगांस्क और डोनेस्क, तो वो चाहता है कि वो उनके पास रहें, टेरिटरी को एनेक्स करें। ये पहले दूसरे तीसरे पॉइंट्स में ये बात है। इसके बाद जो सबसे मेजर इशू है वो है सिक्योरिटी गारंटीज का, कि यूक्रेन की एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस लेड आर्टिकल 5 जो नेटो का चार्टर है, आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की गारंटी उसको यूरोप और यूएस मिलकर देंगे, ताकि अगर रशिया ने फिर से इसको स्टार्ट किया तो दिस गारंटी विल अप्लाई एंड यूक्रेन विल बी प्रोटेक्टेड एंड एवरीथिंग एल्स। इसमें एक खास मुद्दा ये है। लेकिन इस मुद्दे के साथ में तमाम चीजें और सामने आ गई हैं। मसलन अगर सीज फायर होगा तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर सीज फायर होगा तो उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? जब सीज फायर हो जाएगा और उसके बाद ये बात होगी कि हम टेरिटरी को अपने आप से छोड़ दें, तो उसमें यूक्रेन का एक और अलग नजरिया है, उसके ऊपर देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से वो बात निकल कर सामने आई उसको मैं एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो एक मुद्दा आ गया टेरिटरी का, एक मुद्दा आ गया इस मॉनिटरिंग का और कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, और सबसे खास मुद्दा इसमें आ गया संप्रभुता का, सॉवरेनिटी। यूक्रेन की सॉवरेनिटी को कैसे इंटैक्ट रखा जाएगा और कैसे इसका ऑनर होगा, क्या हो। इस तरह से उन्होंने ये प्लान आपस में बनाया और ये बात हो रही कि रशिया इसको अग्री करेगा वगैरह वगैरह, क्या होगा। ऐसे आप इसकी मोटे मोटे तौर पे, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एड है, रिकंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन ऑफ ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सब चीजें ऑल्सो इसमें इंक्लूडेड हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इसमें 2-3 चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये सब मिला करके ये तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास बने हैं। इनमें सबसे खास, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेरिटरी का मसला है, मॉनिटरिंग का मसला है और संप्रभुता का मसला, सॉवरेनिटी का मसला है। इन तीनों चीजों के ऊपर जो बात हुई है, और जैसे मैं आपके सामने परत परत खोलने की कोशिश करूंगा इस प्लान को, तो फिर आगे मालूम पड़ेगा। अच्छा सर, तो एक तरफ ये ट्रंप ने दे रखा है 20 पॉइंट का पीस प्लान, एक तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक अपना पीस प्लान आगे कर रखा है। इसमें अभी जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के, वो कभी ट्रंप से मिलते हैं, कभी यूरोप के लीडर से मिलते हैं, उनके पास ऑफर रूस का भी है। इस सब में यूरोप शांत है। तो ये लड़ाई, ये जो युद्ध हो रहा है, इसको रोकने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? ऑलराइट, आई थिंक आप का सवाल अपनी जगह बड़ा पेचीदा है कि किसका रोल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, तुरंत आंसर तो मैं यही दे सकता हूं आपको कि फौरन साहब रशिया है या यूक्रेन है, बिकॉज ये दो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम सवाल को ठीक से सारंगर्भित करें तो इसमें यूं समझिए कि प्याज की तरह परत बहुत है, बहुत सी परतें हैं, एक के बाद एक तमाम परतें हैं। और इसका मैं आपको एक हल्का सा देता हूं एग्जाम्पल की, जैसे सरगे लावरोव का पहला जो रिएक्शन आया। सरगे लावरोव इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। आई थिंक आई हैड मेंशन्ड दिस अर्लियर आल्सो दैट ही इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड टुडे आफ्टर हेनरी किसिंजर। बड़ा उनका अनुभव है। तो इनका जो रिएक्शन आई थिंक आया है वो ये है कि वर्ड्स टू दैट इफेक्ट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कि यूरोप विल नॉट हैव इट्स ओन वे, या यूरोप इज नॉट ट्राइंग टू लेट थिंग्स हैपन, और समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गए।
बट मैं चौंका, मैंने कहा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूरोप का इसमें क्या मामला है? तब फिर जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि और यही मेरे आई थिंक मेरी आपसे जो मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उसका मेन मुद्दा है। देखिए, ज़ेलेंस्की साहब ने बहुत चतुराई के साथ, जैसा कि राष्ट्र करते हैं, डिप्लोमेसी का काम ही यही है कि अपनी चतुराई से अपने देश का हित प्रोटेक्ट करें। तो बहुत चतुराई के साथ उन्होंने कहा कि साहब, टेरिटरी आप हमसे माँग रहे हैं, लेकिन मेरे पास टेरिटरी देने अ, की अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्शन ड्यू था 24 में, मार्च-अप्रैल 24 में शायद, और 19 के बाद 24 का इलेक्शन का वहाँ पे ड्यू था, वो उनका टाइम खत्म हो चुका है। चूँकि यूक्रेन वॉर में है और इमरजेंसी लागू है, इसलिए वहाँ इलेक्शंस अभी नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कहा, साहब हम जब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं हूँ, और ये आपने सुना होगा कि पहले भी कई सुगबुगाहट हो चुकी है कि ट्रम्प साहब ने कहा कि भई क्यों आप इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? हाउ आर यू एक्सटेंडिंग एंड वो वगैरह-वगैरह जो बातें हो चुकी हैं। उसी बात को और लेकिन उन्होंने कहा कि साहब, जब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं कैसे टेरिटरी के ऊपर डिसाइड कर दूँ कि आप तो फिर ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा, ज़िंदगी में हमेशा कहा जाएगा कि साहब ज़ेलेंस्की ने without any authority he gave, or the whole legitimacy issue will come up, and foreign relations, international relations are always based on simple straightforward logic, and upright principles. So ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मैं कैसे दे सकता हूँ? इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि साहब देखिए, अगर ऐसा है तो प्लीज पहले आप कीजिए 60 डेज का, 2-4 दिन नहीं, 60 डेज का सीज फायर। इस सीज फायर को करेगी मॉनिटर एक यूरोपियन फोर्स कह लीजिए या मॉनिटरिंग एजेंसी कह लीजिए। जो खबर अभी आ रही है कि यूरोप ने कहा कि नहीं, हम तो रिमोट मॉनिटरिंग करेंगे, हम वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे। बट उनकी एक्सपेक्टेशन ये है यूक्रेन के कि एक यूरोपियन ऑब्जर्वर्स की टोली इस इलाके में होगी, जो बूट्स ऑन ग्राउंड रखेगी और वहां पे मॉनिटर करेगी सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ है। उस 60 डेज के सीज फायर के दौरान जेलेंस्की साहब चाहते हैं कि वहां पे, और उनका प्लान ये है कि यहाँ पे रेफरेंडम कराए जाए, और रेफरेंडम में लोगों से पूछा जाए कि भाई ये टेरिटरी दी जाए ना दी जाए, ना दी जाए। और इसके पहले रशिया ये अग्री करे कि अगर उन्होंने कहा साहब नहीं दी जाएगी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूं सोचिए कि यूरोप ने अपने हिसाब से, जिस तरह से मैं क्या कहूं, खिचड़ी ही पकाई है इसमें, कि अब इस मसले का हल वापस लेकर के वो वहीं आ गए हैं जहां से सारी बात शुरू हुई थी। कहां से बात शुरू हुई थी? 2008। 2008 में कहा गया कि साहब बस, यूक्रेन से कहा गया है, मतलब नेटो से कहा गया रशिया के द्वारा 2008 की बुखारेस्ट समिट में कि नहीं साहब, अब आप आगे मत बढ़िए, ईस्टवर्ड मत आइए। ये बात तो तब से चल रही है जब से जर्मनी का विलय हुआ, जब से कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, लेकिन बढ़ते 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 आगे वो आते ही रहे। रशिया का इंटरेस्ट ये है कि वो चाहते हैं एक बफर स्टेट बीच में हो, जो ना नेटो हो, ना ईयू हो, ना अमेरिकन हो, वो न्यूट्रल हो बीच में, डीमिलिटराइज्ड हो और न्यूट्रल हो। और अगर आप यहीं पे रेफरेंडम कराएंगे, उसके बाद आप एक पीस एनफोर्सिंग या पीस मॉनिटरिंग फोर्स वहां पे रखेंगे, तो ये सब तो चीजें फिर वही होगी, बूट ऑन ग्राउंड। अच्छा, इसके साथ में आप ये देखिए कि जमीनी हालत और सूरत हाल क्या है। जमीनी सूरत हाल ये कि आज फिर सुबह रशिया ने एक मैसिव मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया कीव के ऊपर। क्योंकि आप यूं देखिए कि रशियन मिलिट्री इज नॉट फाइटिंग अ वॉर ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट। इट इज नॉट एयर पावर और ग्राउंड पावर फॉर इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। It is a war of attrition. The artillery, the heavies, they're all on, and they are fighting a pitched battle. They are just continue to keep pounding Ukraine as much as possible. सो एट्रिशन का वॉर तो ऐसे ही होता है कि आप बहुत दिन तक पड़े रहें और फाइनली आपको थक हार करके, चूर होकर के आपको हार का सामना करना पड़े। तो इस उनको ये पता है कि हमारा जो रशिया बड़ा है, इकोनॉमी अभी भी उनकी चल रही है क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न पिवट कर रखा है और वगैरह वगैरह जो भी उनके पास। ये नहीं कि उनको लॉस नहीं हो रहा, उनको लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारे पास लॉस कम हो रहा है और हम ज्यादा लॉस इन्फेक्ट कर पा रहे हैं दूसरे के ऊपर। तो जाहिर है कि अ, बावजूद इसके कि यूरोप एंड अमेरिका उनको हेल्प कर रहे हैं और उनका ही ट्रिगर किया हुआ है जैसे भी, लेकिन ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पीस प्लान जो आज डिस्कस हुआ है, अगर आप देखें तो एक तरह से इसको फिर से उन्होंने इस तरह से पैकेज किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहे। दुर्भाग्य है ना, लगता था कि ऐसा नहीं होगा। ये तो सब ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि 8 वॉर वो रुकवा चुके हैं और उनको लगा कि सबसे आसान यही होगा।
और वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन फिर ये सात समझ में सामने आई है कि जिस तरह से यूरोप ने और नेटो ने अपने आप में मिल करके यूक्रेन के साथ में ये प्लान बनाया, पीस प्लान, और उसको नेगोशिएट किया, उसको प्लान किया। रशिया का पॉइंट बहुत सिंपल है, उन्होंने अपनी तरफ से कह रखा है कि साहब हमको तो डीमिलिटराइज्ड बफर ज़ोन चाहिए, हमें नहीं चाहिए बीच में कोई और हो। बिकॉज़ दे लिंक दिस पॉइंट टू देयर सर्वाइवल। Their understanding that if the NATO does not yield to this kind of a buffer and a demilitarized zone between Ukraine, between West and Russia, then obviously Russia will keep feeling threatened. They will have a long-term threat standing at their door, uh, and obviously they would not be. This is not their interest. This is not the interest that they're pursuing. They're pursuing an interest that this should not happen. Now, nobody should move eastward. और इसके चलते ही ये सारा मसला यहाँ पे हो चुका है। सो लब्बे-लुआब इसका मैं ये आपको ये रखूँ कि आपके दर्शकों को बता सकूँ, फेयर ऑब्जर्वर के दर्शकों को, कि कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन इस तरह के नुआंसेस डाल करके इसमें, ऑफ कोर्स, ये मैंने आपसे कहा था कि ये लेसन है डिप्लोमेसी का, कि कैसे राष्ट्र अपने-अपने इंटरेस्ट के लिए बीच-बीच में हमेशा उसमें कोशिश करते रहते हैं कि शब्दों के बीच में भी हेर-फेर करके, तरकीब लगा करके कैसे भी अपना अल्टीरियर मोटिव पा सकें। तो यूरोप का, अमेरिकन, शायद यूक्रेन का भी मोटिव ये था कि नहीं साहब, हम नेटो और ईयू के कब्जे में होते हुए इस वॉर को रखें और एज मच एज पॉसिबल वेस्टर्न फोर्स को रशियन बॉर्डर की तरफ बायस करके रखें। रशिया ऑन हिज पार्ट हैज बीन वेरी क्लियर कि नहीं साहब, आपको इसका बफर जोन छोड़ना ही होगा। आप अब तक मेरी बात नहीं माने, अब मैं मिलिटरली अपनी बात मनवा के मानूं। तो इस मुद्दे पे आके ये बात रुकी है, आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि जैसे तेवर हैं, जैसी तकरीरें हैं, इन सब से मिलकर के तो मुझे ये समझ में आता है कि संभवतः अभी ये समझौता एट द मोस्ट कुड बी अ फेस सेविंग, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग हो चुकी है, कुछ ना कुछ कहा ज़रूर जाएगा और जो भी तकरीर सामने आएगी, जो भी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगा, उसको मैं पढ़ करके फिर आपके पास वापस आऊँगा। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ अभी एक फेस सेविंग ही हो पाएगी और कोई लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पीस नेगोशिएशन, पीस स्टेटमेंट, सेटलमेंट, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कोई निकल पाएगा। आई होप फेयर ऑब्जर्वर्स के दर्शकों को मैं अपनी बात समझा पाया, जैसा मैंने देखा इसको होते हुए, और आपको शायद और इंटरेस्ट इसमें मैं ला पाया आपका कि किस तरह से पूरे 4 साल के वॉर के बाद, इतने डिस्ट्रक्शन के बाद, जब लगा कि शायद हम आ गए हैं पीस मोड के ऊपर, फिर उसमें ऐसे नुआंस आ गए हैं, जिसकी वजह से सर्गेई लावरोव ने कहा यूरोप के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और कुल मिलाकर के बात यहाँ पे अपने हँसने का बात तो खैर नहीं है, बड़ा ही दुखद विषय है, क्योंकि पार्ट ऑफ माय हार्ट बिलॉन्ग्स टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तम ओथ माय अफ्तराया रोदीना, second nation as such. But be that it may, this is where it stands and this is how I get it to you. Thank you very much. आशुतोष सर, धन्यवाद फेयर ऑब्जर्वर से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये ज्ञान देने के लिए और बताने के लिए कि क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है वो कहाँ तक पहुँची है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको फिर बुला सकता हूँ और हम जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगे, इसमें नई चीज़ें आएंगी, मैं आपको बुलाता रहूँगा और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।